अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज और मैं हूं रियाज से। नाजरीन, मैं सब डीएच लाहौर के फेज 6 के ए ब्लॉक में मौजूद हूं और मेरे साथ मान स्टेट के सीईओ जुल्फकार अली मौजूद हैं। तो उनके साथ रियल एस्टेट के हवाले से चंद बातें करते हैं और ये पूछते हैं कि इस सेक्टर में उनका ये तजुर्बा कैसा रहा और आगे क्या मसाइल हैं, क्या होने जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के एहसान है, मुझ पे मेरे मालिक का बड़ा फजल है। जुल्फकार साहब, आपको इस शोबे में आए हुए कोई 2 दहाइयां हो चुकी हैं और यानी 20 से 30 वर्ष हो गए हैं। तो ओवरऑल ये तजर्बा कैसा रहा रियल एस्टेट बिजनेस का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो इसमें गेन ही किया है और अल्लाह का बड़ा फजल है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं गेन कर रहा हूँ इसमें। तो आप इस बिजनेस में किस कौन सी एरिया को ज्यादातर डील करते हैं? ओवरऑल तो मेरे पास एक प्रॉपर टीम है जो दूसरे फेजेस को डील करती है, रेंट में डील करती है, बेंगलोर में डील करती है। और मेरा जो ज़्यादातर फोकस है वो कमर्शियल पे है, कमर्शियल और 2 कनाल के प्लॉट्स पे। ये 2008 से मैं कमर्शियल को और 2 कनाल की कटिंग्स को देख रहा हूँ। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम भी है, लोग मुझे इसी हवाले से जानते भी हैं। इवन के बहुत ज़्यादा मार्केट में ऐसे दोस्त हैं जिनको कोई असेसमेंट चाहिए होती है कमर्शियल्स में या 2 कनाल, तो वो आपसे लेते हैं। तो जी वो मेरे साथ रब्ता करते हैं। अच्छा जुल्फकार साहब, आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि पिछले कोई 1.5 2 वर्ष से खास तौर पे, वैसे तो 3 4 वर्ष ही ऐसा है, ये रियल एस्टेट का जो बिजनेस है ये काफी इसका ग्राफ नीचे आया है। इसमें अबतरी की सी कैफियत पैदा हुई है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? पहले भी ऐसा हुआ है और आपने शायद देखा भी होगा। तो इस पे जरा बताइए कि इसकी क्या वजूहत है। देखिए जी, ये जो स्लम्प है ये मैंने 2 दफ़ा पहले भी देखी है। 2 दफा पहले देखिए। जी 2006-7 में और 2015-16। सही। तो मेरे लिए तो एक नॉर्मल चीज़ है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी चूँकि ज़्यादातर जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, लाइक जिस तरह मोस्टली इन्वेस्टर्स होते वो हैं। खुद करते हैं या आप खुद उनको मशवरा देते हैं कि लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट करते हैं? अब मेरी प्लानिंग आप चले को मिनिमम 3 से 4 साल तक होती है, जिसमें मैं ठीक। अपने इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करता हूँ, उनको चीज़ें दिलवाता हूँ। तो इसकी वजूहत हमें बताएंगे कि ये स्लम क्यों आ जाता है? देखिए, मैं पिछले 20 साल से चूँकि इसी फील्ड में हूँ और मैंने ये देखा है कि डीएचए पहले जो था ये महदूद था। लाइक जिस तरह आप कह लें कि डीएचए हाउसिंग सोसाइटी जो है वो पाकिस्तान के चंद बड़े शहरों में थी, लाइक इस्लामाबाद, कराची, लाहौर। अब चूँकि डीएचए भी काफ़ी फैल गया है और बहावलपुर, गुजरावाला, हैदराबाद में आ गया है, मुल्तान। मुल्तान में आ गया है, पेशावर में आ गया है, कोयटा में आ गया है। इस तरह डीएचए काफ़ी फैल गया है। और जब पैसा पहले सारे शहरों से मूव होकर लाहौर में आता था या इस्लामाबाद, कराची में जाता था, अभी वो अपनी जगह पर रुक गया है। एक तो मेजर रीज़न जो है ना वो ये है। और सेकेंडली इसके अलावा भी और भी छोटी बहुत ज़्यादा सोसाइटियाँ आ गई हैं मार्केट में, तो पैसा वहाँ पे रुक गया। ये इन्वेस्टर वहां शिफ्ट हो गया। इन्वेस्टर डेफिनेटली इन्वेस्टर वहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो इंटरेस्ट रेट और जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा जो आता था ये भी तो कुछ फैक्टर है मेरा, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए, अभी जो मार्केट स्लो होने की रीज़न उसमें 2 3 चीज़ें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक बैंक इंटरेस्ट रेट जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया। सही। बैंकों वाले को 22-23% तक इंटरेस्ट दे रहे हैं, एक रीज़न ये भी है। और सेकेंडली जो है वो कुछ मुल्की हालात भी इस तरह के बने हुए हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा सियासी अदम इस्तेकाम है, यानी वो पूरी तरह से मुस्तहकम नहीं हो रहा मुल्क में। जी पीस ऑफ माइंड नहीं है क्लाइंट्स का अभी ना, तो जिसकी वजह से आप कह लें कि रियल स्टेट में थोड़ा सा दबाव है। बाकी अगर आप ओवरऑल देखें तो डीएचए में जो प्लॉट पोजीशन वाले हैं जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइक फेज 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यहाँ पे आप देखिए कि पिछले 2 सालों में प्राइसेस इंक्रीज हुई, बड़ी है प्राइस। बड़ी है प्राइसेस। और जो फाइलें हैं वो दबाव में है और उसमें थोड़ा मजीद भी दबाव आ सकता है। तो ये डीसी रेट्स कहते हैं कि अगर वो कम हो जाए तो इस बिजनेस को, इस सेक्टर को बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी उसमें मैं यही कहूँगा कि बेसिकली अभी जो ना बैलेंस नहीं है। बाज़ आपको डीएचए में ऐसे प्लॉट्स मिलेंगे जिनका डीसी रेट तो ज़्यादा है लेकिन एक्चुअल मार्केट प्राइस जो है ना वो कम है।
गवर्नमेंट को चाहिए कि डीसी रेट जो है ना वो ज़्यादा नहीं तो मिनिमम 30% इसको कम करे, या उसको फिल्टर कर ले। जहाँ पे पोजीशन है, जहाँ पे प्राइसेस बढ़ी है, वहाँ पे जो है ना डीसी रेट वही रहने दे, लेकिन जहाँ पे प्राइसेस कम हुई है वहाँ पे मिनिमम 30% जो है ना वो डीसी रेट कम होना चाहिए। जी सर, हमने ये देखा है कि पिछले 2-3 वर्षों में या डीएचए के अंदर खास तौर पे ऐसी अबतरी आई है कि बहुत से दफातर बंद हो गए, ताले लग गए हैं। जो बाज जो दफातर हैं वो 2-2, 3-3 मिलकर एक बन गए हैं, ज्यादा अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सके, उन्होंने अपने स्टाफ की डाउन सेटिंग कर ली है। तो मेरा सवाल ये है कि आपका बिजनेस कैसा जा रहा है? आप इसमें, आप तो खुदा न खाते इसका ऐसी सूरत हाल का शिकार नहीं हुए? रियाज भाई, अल्लाह का मेरे पर बड़ा फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक काम कर रहा हूँ, मेरी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक काम कर रही है। उसकी रीज़न ये है कि आप पता नहीं, ये बाज़ लोगों की थिंकिंग डिफरेंट होती है। मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा अपने बिजनेस से मुखलस नहीं है वो डेफिनेटली पीछे रह जाता है। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि टाइमिंग इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक काम है या नहीं है, मैंने 9:30-10 बजे अपने ऑफिस आना ही आना सही। और उसमें मेरी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी मेरा साथ दे रही है, मेहनती है, वेल एजुकेटेड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे जो है ना वो एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं और अल्लाह का बड़ा फजल है, हमारा काम हो रहा है और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इसको मज़ीद इसमें बेहतरी। तो आप बताएं ना कि जो थोड़ा सा ऐसी अक्सर सूरत हाल जब आती है और उसका शिकार हो जाते हैं, मसाइल में फंस जाते हैं, तो उनके लिए क्या आप खास तौर पे जो नौबारद जो बिजनेसमैन होते हैं, जो नौजवान लड़के आते हैं, उनके लिए कोई खास आप सजेशन दें ना, उनको हिदायत करें, कोई खास उनके लिए कोई आपका क्या उनके लिए मशवरा है? देखिए रियाज भाई, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे यही है कि जी आप अपना एतमाद जो है ना उसको बहाल करें, अपना फोकस अपने काम पे रखें और अपने काम को सीरियस लें। तो अगर ये 2-3 चीज़ें होगी, साथ में मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह वो डेफिनेटली कामयाब होंगे। और ये आपके लिए बड़ा आसान हल है इसका कि आप मेहनत करें। तो जुल्फ़िकार साहब, आपसे एक मेरा आखिरी सवाल है, वो ये है कि अभी बजट आने जा रहा है 10 तारीख को, गालिबन 10 जून को वफाक का बजट आ जाएगा, उसके बाद में बाकी सूबों का। तो बजट आने वाला है, तो इसमें आपकी एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन के तौर पे एक आपके ज़हन में क्या तजवीज़ आती है, क्या सिफारिशात आती हैं कि जो हुकूमत को मद्देनजर रखने चाहिए इस सेक्टर की बेहतरी के लिए? उसमें मेरे नज़दीक तो यही है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए, पहले हमने बात की। और दूसरा ये कि जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए, ताकि वो पैसा तो भेज रहे हैं पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा उनको रिलीफ और दें। उनके लिए अगर हुकूमत कोई मराठी पैकेज जो है ना उसका कोई ऐलान करे तो आप समझते हैं वो ज़्यादा? जी डेफिनेटली करना भी चाहिए गवर्नमेंट को। जी नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार साहब का कहना है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके लिए कोई इंसेंटिव्स का कोई पैकेज का ऐलान होना चाहिए जो इस सेक्टर की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि डीएचए लाहौर के अंदर जो मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो इस बिजनेस से वाबस्ता हैं, जो CEOs हैं मुख्तलिफ दफातर के, उनके हम इंटरव्यू करें। तो इस सिलसिले की ये कड़ी थी कि हमारे साथ माल एस्टेट के CEO ज़ुल्फ़िकार साहब मौजूद थे। तो नाज़रीन, ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। तो आखिर में मैं ज़ुल्फ़िकार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें थोड़ा सा बर्दाश्त किया। रियाज हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।